हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वह डिस्कस कर रहे हैं आपका आज का जो करंट अफेयर्स है आपका 22 जुलाई का। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो करंट अफेयर्स है आपका वह जो है सो 1.2 लाख जो है सो बच्चे अपने पेरेंट को खो दिए हैं। ठीक है, तो ये लांसेट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो है कहा गया है कि 1,000 पेरेंट्स में से 0.3 पेरेंट्स जो है सो मर गए कोविड-19 के कारण। ठीक है, सेकंड वेव में या फर्स्ट सेकंड वेव की बात करें स्पेशली। ठीक है, तो हम लोग को ये तो एक हो गया कि जो है सो हमारे अगर मान लीजिए कहीं मेंस में लिखने के लिए आता है कि आपका जो चाइल्ड एब्यूज पे या चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे रिसेंट जो बिल आया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे, उस पर कुछ लिखने के लिए आता है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि रिसेंटली जो है सो कोविड-19 का जो वेव आया था सेकेंड वेव, उसमें 1.2 लाख बच्चे अपने पेरेंट खो दिए हैं, जिसके कारण जो है सो वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के सब मतलब जा सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में फंस सकते हैं और उनका जो है सो मिसयूज लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये न्यूज़ है। तो इसमें आपको हमें जो मेन चीज़ जानना है, एक तो ये यूज हो गया हमारा मेंस मटेरियल में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आपका ये रहेगा कि आपका यहाँ पे कि जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आपने पीएम केयर्स फंड जो कोविड-19 के लिए प्रधानमंत्री जी ने बनाया था उसी तरह से उन्होंने बनाया पीएम केयर फंड्स फॉर द चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग या कोविड-19 से हिट बच्चों के बारे में कुछ लिखना पड़ना है तो आप इसका मेंशन करेंगे पीएम केयर फंड, पीएम केयर्स फॉर द चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एजुकेशन का जो एक्सपेंसेस है जो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो गए, चाहे सैनिक स्कूल हो गए, चाहे नवोदय विद्यालय हो गए, उसमें आपको एंट्री मिल सकती है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको जो है सो 23 साल के पहले एक 10 लाख का कॉर्पस फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा और हर महीने आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद में जो है सो आपके हेल्थ कवरेज के लिए 5 लाख रुपया सरकार ने रखा है कि जब भी आपको हेल्थ से कोई इशू आएगा तो 5 लाख रुपया है। और जो 10 लाख रुपया कॉर्पस फंड है 18 साल तक आपको हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद में 23 साल के जब हो जाएंगे तो बचा हुआ पैसा जो भी ब्याज होगा जोड़ जाड़ के आपको मिल जाएगा और उससे आपकी भविष्य सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल यही है, कुछ नहीं है इसमें। आपको बता दिए कि एजुकेशन एक्सपेंसेस जो है सो चाहे केंद्रीय विद्यालय का होगा, चाहे नवोदय विद्यालय, चाहे सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है कि हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपये वो बच्चे जो अपने पिता को खो दिए हैं, माता खो दिए हैं या दोनों खो दिए हैं या जो भी केयर गिवर थे उनको खो दिए हैं, उनको 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। और 10 लाख का एक चाइल्ड केयर फंड, 10 लाख एक कॉर्पोरेट फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा हर एक बच्चा के लिए और वह जो है सो आपका खर्चा में आएगा। बाकी जो पैसा बचेगा वो 23 साल के बाद आपको मिल जाएगा। मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा, बता चुके। उसके बाद फाइनल गिवन टू 23 ईयर के बाद में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर्स हमने आपके लिए लिया है वह है आपका जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में। रिसेंटली अभी पार्लियामेंट में जो राज्यसभा में आपके निर्मला सीतारमण जो है सो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि थोड़ा अभी अभी जो है कन्हैया कुमार ने बोला कि हमको इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी चाहिए, आरटीआई लगा। उसके बाद में पार्लियामेंट में डिमांड हो लगा कि जो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड अभी बंगाल इलेक्शन से पहले जो दिए गए हैं उसका हमें लिस्ट चाहिए, रिसेंट हमें डेटा चाहिए। लोग मांगेंगे, जनरली ट्रांसपेरेंसी के लिए ही लाया गया था क्योंकि पहले जो है कौन कितना फंड दे रहा था इसका पता नहीं चल रहा था। वैसे अभी भी नहीं पता चलता है क्योंकि यही पता चलता है कि लमसम यहाँ से इतना पैसा आया है, लेकिन किसने दिया है, क्या दिया, इसके बारे में नाम डिस्क्लोज नहीं होता है। तो इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी ये भी बोला है कि ये तो गलत है आपका, क्योंकि इससे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। दूसरा चीज ये है कि मान लीजिए अभी बीजेपी अभी जो है सो सत्ता में है तो उसको पता है कि ये आदमी ने फंड दिया है, एसबीआई से वो डेटा तो निकाल लेगी। लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं है, दूसरी दल जो सत्ता में नहीं है, तो वो अब जो पार्टियां जो है सो कांग्रेस को फंडिंग कर रही हैं वो गवर्नमेंट को पता है, तो गवर्नमेंट उनको टोचियाएगी भैया तुम हमको पैसा दो ना, उसको कह दे रहे हो। तो वो अब दूसरी इंडिपेंडेंट जो दूसरी पार्टियां हैं उनके जो है सो मतलब अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गई इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम से। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू कर रही है क्योंकि उनके हित की बात है और जो है बाकी दूसरे पार्टियों के हित की बात नहीं है, इसलिए उसे कंटिन्यू नहीं कर रही है। तो आप देखना जितने भी कांग्रेस सपोर्टेड या दूसरी सपोर्टेड कंपनियां थी वो आजकल डब्बे में बंद होते जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सरकार उनको स्पेस ही नहीं दे रही है, क्योंकि वो उनको फंडिंग दे रहे हैं या फिर उनको फंडिंग नहीं देके इनके फंडिंग की बात कर रही है। तो इसके ड्रॉबैक है जिसको सुधारना जरूरी है। दूसरा चीज है कि कंपनी में प्रॉफिट है चाहे नहीं है, पोस्ट बस कंपनी है, लेकिन उसको वो क्या है कि वो फंडिंग कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब एक पैसा जो गवर्नमेंट का पैसा है घूम के उधर गया कंपनी के पास में, कंपनी से पैसा कहां पे आया? पॉलिटिकल पार्टी के पास में। तो एक पोस्ट बस नाम की कंपनी बन गई जो कि प्रॉफिट है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, जबकि पहले ऐसा था। दूसरा चीज है कि आप इंडियन है कि फॉरेनर है, कोई भी नहीं है जो इंडिया में रहता है ना, सिटीजन है चाहे नॉन सिटीजन है, वो खरीद के दे सकता है। तो यहाँ पे ये भी सवाल है कि इसमें फॉरेन फंडिंग का भी एक लफड़ज आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमें उतना डीप में जाना नहीं है। जब एनालिसिस करेंगे, जब मेंस आंसर
आंसर राइटिंग करेंगे, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें ऐसे बात करना है। अदरवाइज नॉर्मल में जब हमें प्रीलिम्स के लिए जानना है वह क्या जानना है कि इलेक्टोरल फंड जो है 1000 का होता है, 10,000 का होता है, 1 लाख का होता है, 10 लाख का होता है या 1 करोड़ का होता है। मैक्सिमम लिमिट फिक्स नहीं है कि आप कितना दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं है, लेकिन एक स्लॉट है कि आप 1 लाख देना चाहते हैं, 10 लाख देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि 25,000 का दे दो, 50,000 का दे दो, 2 रुपये का दे दो, ऐसा नहीं है। उसका एक स्लॉट है कि 1,000 का लेना चाहते हो कि 10,000 का लेना चाहते हो कि आपका जो है 1 लाख का लेना चाहते हो कि 10 लाख का लेना चाहते हो कि 1 करोड़ का, और इसके मल्टीपल में आपको जितना लेना है ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट इसमें फिक्स नहीं, आप जितना मन करे उतना दे सकते हैं। इसलिए तो पॉलिटिकल पार्टी आजकल हवाई जहाज से उड़ती हैं, गरीब जो है खाए बिना मरता है। रीजन क्या है? यही सब है। हम लोग मूर्ख हैं कि हम लोग समझते नहीं उस चीज को। जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे मैटर ही सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए, यह एक टाइप ऑफ बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब क्या है? कागज का टुकड़ा है। कागज के टुकड़ा पर लिखा है इसमें 10 रुपया, तो ये 10 रुपया जो है सो जो अथॉरिटी ने इसको जारी किया उसके पास ले जाके हम दे देंगे तो हमको पैसा दे देगा। तो अब क्या होता है कि हमने बॉन्ड खरीदा एसबीआई से, और किसी बैंक से खरीद नहीं सकते हैं, एसबीआई में ही अलाउ है। एसबीआई से हमने जाके 1 लाख का बॉन्ड खरीदा। अब 1 लाख का बॉन्ड खरीदा, मान लो हमने 10 दिन रख लिए, तो बोले कि हमको इसमें ब्याज मिलेगा, नहीं, इस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको। ये जो है सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिस पर लिखा है कि 10 लाख रुपया है। अब यह जो है सो आप जो है सो बॉन्ड खरीद करके या जो एसबीआई में आप जमा कर देंगे उतना पैसा, और वह जो है सो पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो वो जाके एसबीआई में जमा करेगी, उसमें भी टाइम लिमिट है। पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं जमा करेगी तो खत्म हो जाएगा, 15 दिन का टाइम लिमिट है। या जो खरीदा है वो टाइम से नहीं जमा करेगा तो खत्म हो जाएगा, तो वहां से फिर वो पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी के फंड में चला जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंसी तो आई कि हाँ भैया फलना आदमी ने खरीदा, फलना पॉलिटिकल पार्टी के पास गया पैसा, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब सरकार जब नामे नहीं बताएगी तो उसका मतलब क्या है? सरकार को नाम तो बताना चाहिए ना कि XYZ ने बॉन्ड खरीदा है और हमको दिया कि उसको दिया कि उसको दिया, तो पब्लिक के पास रहेगा ना। अब उसके पास पैसा कहां से, मान लीजिए आप ये आ जाएगा नाम के, हाँ इसके पास पैसा कहां से है, तो ये पता चल जाएगा सरकार का पैसा कहीं तो फायदा पहुंचाया तो नहीं था उसको, कि बैंक का लोन वे ऑफ कर दिया और सरकार उसको फायदा पहुंचा दिया और उधर से घूम के इसी के पास पैसा आ गया। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अनिल अंबानी में जो राफेल जेट का जो डील हुआ था उसमें ऐसे ही कुछ राउंड ट्रिपिंग की बात हुई थी। तो सरकार जिस दिन इसको ओपन कर देगी तो हम मानेंगे सरकार सही काम कर रही है, अदरवाइज इस फील्ड में सरकार सही काम नहीं कर रही है, उसको ओपन करना चाहिए। ठीक है, एक टाइप ऑफ बॉन्ड है। ठीक है, प्रोवाइड द डोनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ये जो है सो पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन दिया जाता है। ठीक है, ये 15 दिन का इसका टाइम रहता है, इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, परचेज ओनली एसबीआई से खरीद सकते हैं। डोनेट टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, हाँ इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर है उसी को, ऐसा नहीं कि किसी एरियो बन गया उसी को जाके दे दिया, ऐसा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, सिटीजन या कोई भी पर्सन या कोई कंपनी जो इंडिया में काम करती है, इंडिया में रहती है, वो दे सकती है। अब एक चीज और है इसमें कि जनवरी में हो गया, अप्रैल में हो गया, जुलाई में हो गया और अक्टूबर में, 3-3 महीने के बाद गैप दोगे ओपन होता है, आपको 10 दिन 15 दिन की एक विंडो खुलती है, उतने दिन में आपको खरीद के। अच्छा, दूसरा चीज इलेक्शन ईयर में, मान लीजिए लोकसभा स्टेट असेंबली का इलेक्शन है तो उस टाइम पे ओपन कर सकता है कि हाँ भैया चलो 10 दिन का अभी इलेक्शन के पास पार्टियों को पैसे की जरूरत होगी तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये समझिए कि जितना भी पैसा है ना सब हमारा और आपका पैसा है, ये सब हम लोग टैक्स में जो भरते हैं ना, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसी का पैसा है। लेकिन इसका मिसयूज कौन कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं। तो अब यहाँ डोनर नेम उस पर मेंशन नहीं होता है कि किसने खरीदा है। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट इसमें नहीं है, ये हम आपको बता चुके। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर्स है ना वो है आपका कि लाइट वेट एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, लाइट वेट एंटी टैंक मिसाइल, ये भैया देखो यह जो है सो अपने भारत देश में बना है। ठीक है, ये अच्छी गौरव की बात है कि DRDO ने बनाया है और भारत देश में बना है, ये अपना है। ठीक है, और अब जो है सो सरकार प्लानिंग कर रही है कि जो मित्र देश हैं, अब मित्र देश में इजराइल को नहीं बेचने जाओगे क्योंकि हमसे ज्यादा उसका ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो कहां बेचेंगे हम? जो हमारे जो साउथ एशियन कंट्री हो गए, ठीक है, जो हमारा मॉरिशस हो गया जो एकदम कमजोर देश है, इंडोनेशिया हो गया जो चाइना बार बार उसको कोचियाते रहता है वो हो गया, तो जो डेवलप जो अंडर डेवलप मलेशिया को तो नहीं देंगे, वो तो बदमाश है। ठीक है, अफगानिस्तान है जिसको दे सकते हैं हम लोग, ईरान को दे सकते हैं, सऊदी को दे सकते हैं। तो ये क्या है कि जो हमारे मित्र देश है उनको सरकार जो है एक्सपोर्ट करने के डिफेंस सेक्टर में जो है पैसा कमाने की सोच रही है। इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, मतलब हम लोगों ने खुद बनाया है। किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। अच्छा, यह जो है मैन पोर्टेबल है, माथा पर रख के चला दोगे, उसमें न्यूक्लियर भी कैपेबिलिटी है कि न्यूक्लियर जो है फोड़ दोगे तो कहीं ऊपर। इसमें दो चीज है कि अभी ये वाला जो है ना ये जो है सरफेस टू एयर है, इसके पहले जो है एयर टू एयर एयर टू ग्राउंड वाला हो चुका है, इसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर अब बढ़ गई है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है इसमें कि ये गाइडेड मिसाइल है कि आप फिक्स कर दोगे यहाँ पे GPS वगैरह लोकेशन फिक्स हो गया तो जाकर ठोक के आएगा वो, समझ गए ना बात को? ठोक के नहीं आएगा मतलब ठोक देगा, लौट के नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या है कि डेवलप बाय DRDO, किसने डेवलप किया? DRDO ने। सरफेस
सरफेस टू एयर मिसाइल है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अपने भारत देश में बना है, लो वेट है, मैन पोर्टेबल है, माथा पे लेके चल जाओगे आप। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब कहीं टैंक दिख गया तो फोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद में रेंज 25 किलोमीटर तक है। ऑल वेदर है, मतलब किसी भी बारिश में, जाड़े में, ठंडी में, गर्मी में, सब में चलाया दोगे। स्पीड जो है सो अपनी जितनी बोल रहे हैं, जितनी स्पीड है ना, ये साउंड की स्पीड है, उससे 2.5 मैक है, मतलब साउंड से भी ज्यादा स्पीड से चलेगा वो, ठीक है। आवाज आएगा तब तक ठोक के आ जाएगा वो। और देखो IGMD प्रोग्राम जो है सो इसमें जो है सो क्या है कि जो एक्चुअल में ये जो है सो इंटीग्रेटेड जो है सो आपका जो भी मिसाइल होता है या जो भी कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जिसे हम मार करते हैं ना, तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मिसाइल जो है सो इंटीग्रेटेड जो है सो IGMD इंटीग्रेटेड गाइडेड जो है सो मिसाइल है। तो ये क्या है कि गाइड होता है, मतलब चाहे इनर्सिया से गाइड हो, चाहे जिस तरीके से भी गाइड हो, ये गाइड होता है, मतलब कि एक जगह पे जाके हिट करेगा, ये नहीं कहीं जाके हिट कर देगा, ठीक है। तो उससे है कि ये आकाश हो गया, इसमें अग्नि हो गया, त्रिशूल हो गया और पृथ्वी हो गया। कि जब हम डिफेंस सेक्टर के डील करेंगे ना तो आपको इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज जो है सो आपका नेशनल जो है सो गैलरी ऑफ द मॉडर्न आर्ट है। नेशनल गैलरी ऑफ द मॉडर्न आर्ट में आप समझो कि एक गैलरी है और मॉडर्न आर्ट है, मतलब क्या है कि ये जो है सो ऐसा जो है सो ये पिक्चर है, इसको उसमें रखा गया है रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर के और राजा रवि वर्मा से लेकर के जितने भी है अपने भारत देश में जो बेहतरीन पेंटिंग है उसको यहाँ पे रखा गया है। तो अब नए मिनिस्टर और जो है सो मीनाक्षी लेखी जो है सो स्टेट मिनिस्टर, वो बोल रही है कि हम लोग जो है सो भारत सरकार आजादी का जो है सो अमृत महोत्सव जो 75 साल वाला अभी मनाने वाले हैं ना, तो उसमें क्या करना है हमको कि जो है सो इसको थोड़ा सा रेनोवेट करो, थोड़ा और अच्छा बनाओ, डिजिटली बनाओ, इस पे बात हो रही है। तो इसमें कुछ नहीं जानना है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1954 में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो अपनों को इसी से जानना है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। और ये जो है सो विजुअल आर्ट को और प्लास्टिक आर्ट को सेव करता है। अवेयरनेस मतलब कि बीच में लोगों की जागरूकता और प्रोग्रेस कि भैया ऐसा भी कुछ करो, अपना देश का नाम हो, ऐसा कुछ काम करता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है और इसका हेड क्वार्टर जो है दिल्ली में है, बाकी जो है पुणे में और बाकी दूसरे जगह में है। तो ये जो है आपके ये 4 न्यूज थे जो आज के द हिंदू के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूके वांट टू न्यू ट्रेड डील, ठीक है। तो अब यूके कहाँ की देश है, तो ये यूरोप का देश है, वही यूके है जो हमारे ऊपर जो 3 साल तक राज किया इंडिया में, 200 साल तक, मतलब कि जो है सो आपका 1600 से लेकर के 1800 नहीं 3 साल तक, 3.5 साल तक, ठीक है, 350 साल। तो ये ब्रिटेन है भाई साहब। अब क्या है कि ये जो है सो आपका इधर जो आप देखें, अगर कुछ ऐसा है ये बाउंड्री, तो यहाँ से ये जो है सो आपका आयरलैंड है और इधर ये ब्रिटेन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि अब ये जो अब क्या 29-28 देश थे जो यूरोपियन यूनियन में, वहां से तो ये अलग हो गए, बहुत जल्दी इनको बहुत अलग पड़ने की पड़ी थी। अब क्या हुआ है कि अब जो बाकी ये ग्रुपिंग है ना, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो नॉर्मल ट्रेडिंग डील होती है वैसे बात होने लगी थी। अभी तो था कि एक्चुअल में इनका कहना था कि बाकी यहाँ पे जो सिटीजनशिप का नॉर्म सबके लिए बराबर था और यूरो भी, पैसा भी सबके लिए एक ही करेंसी थी, यूरो थी, तो लोग आते जाते थे। तो इनका ये इल्जाम था कि हमारे देश में बाकी दूसरे देश के लोग आकर के हमारा जो लोकल लगे उनके जॉब छीन रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से हट जाएंगे। अब हट गए तो दिक्कत ये है कि ट्रेड भी तो बाकी सारी चीज में तो बैरियर आने लगा ना, अब ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैरियर आने लगा, आपके सिटीजन दूसरे देश में उसमें दिक्कत होने लगी। तो ये बोल रहे हैं कि हम एक नया डील साइन करना चाहते हैं आयरलैंड के साथ में। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला नहीं, ये नहीं होगा, आप निकल गए ना, तो अब निकल गए अपना। देखिए तो अब ये भाग रहे हैं एशिया पैसिफिक की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे आपका अपना जो एशिया पैसिफिक में इधर जो है जितने भी ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और फिलीपाइंस हो गया, इंडोनेशिया हो गया आपका जो है सो, उसके बाद में लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, उधर देखना चाहते हैं। और इंडिया के साथ भी बहुत एग्रेसिव है, पहले नहीं ध्यान दे रहे थे, अब एग्रेसिव है क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए। तो अब जल्दी डील साइन करने में लगे हैं, कैसे भी करके हमारा व्यापार जो जितना था उससे डाउन नहीं हो, ठीक है। तो अगर कहीं इंटरनेशनल रिलेशन में यू के बारे में कुछ लिखने के लिए, यूके के बारे में कुछ नॉलेज हो तो ऐसा कुछ हो सकता है। क्लाइमेट कोऑपरेशन के बारे में देखिए, क्लाइमेट कोऑपरेशन के बारे में अभी देखिए कुछ दिन पहले अपने जो है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, वहां के वांगची ली जो है सो वहां का फॉरेन मिनिस्टर है चाइना का। तो क्या हुआ कि जब ये दोनों मिले तो अपना जो है सो अपना देश तो ये है, ठीक है ना, और जो है सो आपका और इधर ये चाइना है। तो ये क्या बोला, ये फॉरेन मिनिस्टर अपने एस जयशंकर ने बोला कि भैया जो है सो ये पहले अपना जो है सो ये बॉर्डर वाला डिस्प्यूट खत्म कर लिया जाए। तो इनका कहना है कि नहीं, हम बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं खत्म करेंगे, आप रिलेशन मेंटेन कीजिए, रिलेशन बाकी दूसरे बातों पे हम लोग अच्छे से रिलेशन मेंटेन कर ले, इसको अभी रहने देते हैं। जो स्टैंड अप है ना इधर, ये जो है सो 4 जगह पे दौलत में लोहड़ी से लेकर के इधर जो है सो लद्दाख रीजन में अभी कंटिन्यू है।
तो अब क्या है कि यहाँ पे ये चाइना क्या बोल रहा है कि इसको छोड़ दो, ट्रेड रिलेशन इंक्रीज कर लो, बाकी फलना ढिकना सारा कुछ कर लो, इसको छोड़ के इंडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं, ये नहीं होगा। आपको पहले हमारा सारा चीज एक साथ चलेगा। ये बोला नहीं कुछ चीजों को छोड़ के कुछ चीजों पे आगे बढ़ो, बल्कि ऐसा नहीं होगा। अब यही वांग चिली जो है सो यूएसए के साथ क्या बोल रहा है कि अगर तुम हमारे साथ में रिलेशन अच्छे रखोगे ना तो बाकी सारा चीज अच्छा होगा, रिलेशन अच्छे नहीं रखोगे देखो कैसे दो मुंहा बात कर रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है अपने फॉरेन मिनिस्टर से एस जयशंकर से कि अगर आप जो है सो इसको बॉर्डर डिस्प्यूट को छोड़ के बाकी सब पे बात करो। और यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं अगर तुम हमारे साथ रिलेशन, अगर हमारा फॉरेन रिलेशन अच्छा है तो बाकी सारे चीज अच्छे रहेंगे, अगर फॉरेन रिलेशन अच्छा नहीं है तो कोई चीज अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्लाइमेट चेंज के कोऑपरेशन की बात हो रही थी। इनका कहना है कि अगर आपके हमारे फॉरेन रिलेशन अच्छे रहेंगे, आप हमें परेशान नहीं करोगे तो हम जो है सो क्लाइमेट चेंज में कोऑपरेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या यूएसए को अकेले पड़ा है क्लाइमेट चेंज के लिए? तुम्हें नहीं पड़ा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या तुम्हारे यहाँ है। ठीक है, ये चाइना की बात हो रही है। तो अब ये दोनों, एक मोस्ट डेवलप है, दूसरा मोस्ट डेवलपिंग है। ठीक है, रिड्यूस कार्बन इमिशन को ये लोग, अब हमारा क्या है कि 2030 तक हमें जो है 1.5 डिग्री जो प्री इंडस्ट्रियल एरा से उसे कम ले आना है, तो उस पर बात चल रही है। लेकिन अगर ऐसा ही ताना तनी चलते रहते तो होगा ही नहीं कभी। ठीक है, और चाइना जो है सो मिसयूज कर रहा है क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का, वो हर चीज का मिसयूज करता है। ठीक है, और अभी जो है सो साउथ एशिया में और एशिया में अपने आप को डोमिनेंट लाने के लिए जो है सो, और बोलता है कि यूएसए किसी काम का नहीं है, यूएसए तो अफगानिस्तान छोड़ के चला गया। ठीक है, लेकिन किया धरा किसका था? इसी चाइना का था। ठीक है, और पाकिस्तान का था, क्योंकि ये लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। तो क्लाइमेट कोऑपरेशन जो है सो अकेले चाइना का और यूएसए का मैटर नहीं है, पूरे वर्ल्ड का मैटर है। इसलिए फॉरेन रिलेशन से क्लाइमेट कोऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा है जैसे दो दोस्त हैं और किसी मैटर को लेकर के मान लीजिए कोई आपस में कोई गर्लफ्रेंड के बीच में खटपट हो गई तो उसके में आपस में खटपट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अपना जो रिलेशन है वैसे ही क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज का जो रिलेशन है ना, ये इस पे जो है एक अलग से क्लाइमेट चेंज का जो है सो एक मिनिस्ट्री हर एक देश में बना देना चाहिए, और वो आपस में डील करे। गवर्नमेंट के इंटरनेशनल से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सबका मैटर है ना। तो ये अपना जो है सो क्लाइमेट कोऑपरेशन के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट आपका है जो है सो लिवरपूल जो है सो, अब लिवरपूल कहाँ पे है? तो ये जो है सो इंग्लिश ब्रिटेन में है। तो वहाँ लिवरपूल में क्या किया है यूनेस्को ने, इनको जो है सो लिवरपूल जो लेक और वो सारी चीजें थी यूनेस्को लिस्ट से ही हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये ज्यादा हीरोबाजी कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर नया रिनोवेट कर रहे थे, बहुत सारे स्टेडियम बना दिए, बिल्डिंग बना दिए, तो उसकी सुंदरता लगभग जो और ब्यूटीफाई करने के चक्कर में ओरिजिनल चीजों को खत्म कर दिए। और यूनेस्को क्या बोलता है, ओरिजिनल चीजों को प्रिजर्व करना है, उसको खत्म नहीं करना है। तो लिवरपूल को कब मिला था? तो 2004 में देखिए आपको लिवरपूल को मिला था, और जो है ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना को मिला था, और ताज को मिला था यूनेस्को का दर्जा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। अब इसमें से इनको खत्म कर दिया है। तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं हुआ है। 2007 में जो है सो ओमान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसको भी, उसमें भी ज्यादा पोचिंग और हंटिंग हो रही थी, तो उसको भी निकाल दिया था। उसके बाद में 2009 में जो है सो इल्बे वैली जो है सो जर्मनी में है, इसमें एक जो है सो 4 लेन का नेशनल हाईवे बनाने लगे, तो इसको बोला कि नहीं इसकी ब्यूटी खत्म हो जाए, खत्म, इसको भी निकाल दिया उसने। ठीक है, उसके बाद में IBBI जो अमेंडमेंट जो है सो ट्रांसपेरेंसी के लिए, देखिए आपका ये जो है सो ये क्रेडिटर है और ये एक डेबिटर है, मतलब ये लोन देने वाला है और ये क्रेडिटर लोन लेने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि डेबिटर जो है सो लोन देगा, क्रेडिटर जो है सो लोन, कि अब मान लीजिए कि जो है सो अब जो लोन लिया है नहीं दे रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी लोन लिया है नहीं दे रहा है, बहुत सारे लोन लिया नहीं दिया, तो ये जो डेबिटर है ना वो क्या बोलेगा कि भैया या तो इसको बेच दो, अगर तुम नहीं दे रहे हो तो तुमको बेच देंगे। तो बेचने के लिए जो है सो इंडियन बोलता है कि इंडियन बोर्ड ऑफ द ये IBBI ने क्या किया है कि जो है सो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगा कि तुम 230 दिन में या 220 दिन में बताओ कि इसका कैसे रेजोल्यूशन करना है। तो वह एक प्लान बताता है कि हाँ इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है सो, तो अब ये जो है सो क्या है कि एक प्लान जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जब बताएगा, उसके आधार पे या तो उसको बेचना है या उसको कैसे बेचना है, वहां से पैसा कैसे निकालना है, या उससे किसी और को उसको अथॉरिटी को दे देना है, या पूरा सेल कर देना है, उससे पैसा हमको आ जाए, और ये जो डेबिटर है उसको जो उधार दिया उसको पैसा मिल जाए। तो उसके लिए जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता था ना, तो वो क्या करता था, या तो इनके फेवर में नहीं तो इनके फेवर में हो जाता था। तो उस तरह से प्रॉपर में उसका इंसॉल्वेंसी नहीं हो पाता था, उसका रिपोर्ट प्रॉपर अच्छे से ट्रांसपेरेंट नहीं होता था। तो अब बोल दिया है IBBI ने कि जो है सो आपका कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ना, वो ट्रांसपेरेंस वे में वर्क करेगा, बीच में छोड़ कर नहीं चला जाएगा, किसी से उसका रिलेशन नहीं होगा, और बताएगा कि जो डेबिटर है उसके कहाँ किसके साथ कैसा रिलेशन है, मतलब कि कहीं उसने फ्रॉड में पैसा तो नहीं लगाया है, कहीं इधर उधर पैसा तो नहीं लगाया। इस चीज को ध्यान दे करके जो है सो, और प्रॉपर में ट्रांसपेरेंट वे में जो है सो इंसॉल्वेंट जो प्रपोजल जो इंसॉल्वेंसी
प्रोफेशनल का जो जितने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनका रिपोर्ट आएगा और उस आधार पर एनालिसिस करके फिर उसको बेचा या खरीदा जाएगा। तो यह एक अमेंडमेंट किया गया रिसेंटली। नेक्स्ट आपका है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर, ठीक है। तो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर जो है एक्चुअल में क्या है कि जो आपका डेयरी सेक्टर है ना, तो डेयरी सेक्टर हमारे यहाँ जो है वर्ल्ड में हम लोग सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और हमारे पास में एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा है। दिक्कत यहाँ पे है कि हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जैसे यूएसए में आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि एक बहुत बड़ा मिल्क का फार्म है, वह जो है सो इतना लीटर मिल्क देता है, ठीक है। अपने यहाँ क्या है कि छोटे छोटे किसान हैं जो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं डेयरी सेक्टर में, और उनके लिए डेली का है। और उससे और वो एक्चुअल में क्या है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ हो या जो है सो क्लस्टर हो गया या फिर जो है सो कोऑपरेटिव हो गया, ऐसा नहीं है जैसे आपका आनंदा डेयरी जो है सो कोऑपरेटिव है। तो अब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा डेयरी सेक्टर है, मान लीजिए कि जैसे वो 50 करोड़ का डेयरी सेक्टर है, तो वहाँ पे उसको देख करके उसका इन्वेस्टमेंट आएगा, वो सारा चीज़ होगा। लेकिन हमारे यहाँ डिफरेंशिएटेड है, इसलिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं आता है। यह जो है सो पर्सन टू पर्सन वाला रोजगार है। जबकि इसको अगर इसीलिए मोदी जी ने क्लस्टर डेवलपमेंट के विचार ले आया और जो है सो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के विचार ले आया, ताकि लोग क्लस्टर बना करके 10, 20, 50 रहे कि हमारे पास में 50 इतनी कैपेसिटी, हम पर डे इतना दूध दे सकते हैं। तो एक डीलिंग आसान हो जाएगा, वो रजिस्टर हो जाए रजिस्टर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, तो उससे क्या होगा, बहुत फायदा होगा। तो उससे रिलेटेड जो है सो अभी एक ड्राफ्ट रिलीज किया है आपका जो है सो आपका डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने, कि हम जो है सो इन्वेस्टमेंट में क्लस्टर बना करके और जो है सो एक वेब पोर्टल ऐसा कुछ बनाएं और बताएं कि हमारे यहाँ इतने क्लस्टर हैं, इतना प्रोडक्शन है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इसके लिए 15,000 करोड़ का एक उन्होंने डेयरी डेवलपमेंट फंड भी बनाया है, ताकि जो मान लो इन्वेस्टर है उसको रिस्क ना हो कि हाँ इतना इसमें से हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक मतलब फंड बना दिया गया। दूसरा चीज़ ये है कि जो है सो हमें क्लस्टर बना दिया गया। तो अभी ड्राफ्ट मांगा गया है किससे, पूरे भारत के देश से लोगों से, कि अभी आप बताइए कि आपको क्या क्या सजेशन देना है। जब सजेशन देंगे उसके बाद फाइनल रिलीज होगा ड्राफ्ट, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में जाएगा। तो अब यहाँ के डिपार्टमेंट इसने किसने रिलीज किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड द डेयरी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द इन्वेस्टर के लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा, ठीक है, और ऑन ग्राउंड असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कौन सा, ये जो है सो इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर है। ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके लिए जो है सो अपना 15,000 करोड़ का एक जो है सो कॉर्पस फंड एस्टेब्लिश किया गया है, ताकि यह मदद कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, फूड प्रोसेसिंग में, जैसे कि दूध से दही बनाना है, दूध से पनीर बनाना है, प्रोसेसिंग फास्ट हो सके और उसका पैकेजिंग हो सके और लॉन्ग दूसरे देशों के एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद डेयरी में हमारा ग्लोबल स्टेक जो है 23% हम लोग जो है प्रोडक्शन करते हैं, सोचिए। उसके बाद में हम लार्जेस्ट हैं और 80 मिलियन फार्मर इसमें है। लेकिन यह जो है अनऑर्गेनाइज है, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए। हमारे एग्रीकल्चर को अगर ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, क्लस्टर बना दिया जाए और पर्सनल जो डिस्प्यूट है उसको खत्म कर दिया जाए और एफपीओ बनाया जाए, समझिए कि आने वाले टाइम में हमारा कितना मतलब कि फायदा हो सकता है। ये सबसे बड़ा सेक्टर है, लेकिन इसका फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग जो है अनऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे तो हमारे लिए सबसे आसान हो जाएगा। अब रूरल टूरिज्म, उसी से रिलेटेड एक और फायदा देखिए, जब भी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है ना मेंस में, तो जो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको कैसे लिखना है आंसर को, बेस्ट चीजें देना है। बेस्ट चीजें देंगे तो सामने वाला पढ़ेगा तो लगेगा इसके पास कुछ विजन है और ये आगे कुछ कर सकता है। तो रूरल टूरिज्म क्या है, देखिए आप शहरों में, आप यूट्यूब पे देखिएगा वीडियो, जो बंदा गांव में रहता है और वहां से अपनी ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसकी कितनी चल रही है, और वह बंदा जो शहर में रह रहा है वो ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसकी कितनी चल रही है। लोग शहर में एक्चुअल में जो है सो डिजिटल मीडिया को जो यूज करने वाले लोग शहर में रहते हैं और डिजिटल मीडिया को प्रोवाइड करने, अब उनको अच्छा कौन सा लगेगा, शहर में जो रहा है शहर का देखेगा, वही लाइट वही सारा चीज, हटाओ यार ये नहीं चाहिए, अब मुझे नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा। तो गांव के वीडियो जो है सो जो नेचुरल जो ब्लॉगिंग कर रहा है उसको बहुत लोग चाव से देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं और जैसे काफी व्यूज हैं, लेकिन जो शहर में नहीं है। क्यों, क्योंकि अब बोर हो रहे हैं लोग शहरों से। आप यूएसए में जाइएगा तो यूएसए में जो है सो एक एक फार्म 5-5 एकड़ 10-10 एकड़ का है, तो वह जो है सो इतना बड़ा है कि हेलीकॉप्टर से चलने वाले लोग हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास एक तो जमीन है, दूसरा चीज वो प्रॉपर वे में खेती कर रहे हैं। और मान लीजिए कि 5 एकड़ का फार्म है, हमने जो है एक पूरे कॉलोनी के सब्जी का ठेका ले लिया साल भर का, कि हाँ ठीक है हमको 20 लाख 25 लाख दे दो, पूरे साल भर तो मैं हर सब्जी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा यूएसए में होता है। दूध के ऐसे टेंडर हो जाते हैं, सब्जी के ऐसे टेंडर हो जाते हैं। और उसके बाद में संडे के संडे लोग क्या करते हैं कि आउटिंग पर निकलते हैं, तो वो किसी होटल रिसोर्ट में नहीं जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वह जाते हैं उसी फार्म हाउस में जहाँ से उनकी टेंडर हुई है, वहाँ से भी सामान ले आते हैं। वो किसान जो है सो उनको सामान देते हैं, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है। तो एक टूरिज्म डेवलप हुआ ना, ऐसा इंडिया में नहीं है। दिल्ली के आसपास हो गया, भोपाल के आसपास हो गया, बम्बई के आसपास के इलाका में इस टाइप से कोई चीज़ नहीं है। जबकि इस टाइप से अगर होगा तो सोचिए कितना फायदा होगा उस किसान को। तो इसलिए जो रूरल टूरिज्म के अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बोला है कि हम ऐसा करेंगे, तो उससे क्या होगा,
उससे होगा कि जो है सो आपका इसके लिए इन्वाइट जो है सो ड्राफ्ट इन्वाइट किया है भारत सरकार ने कि बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इससे क्या है कि उनकी लाइफ जो है सो जो गांव के लोगों की लाइफ में थोड़ा सुधार आएगा। दूसरा चीज होगा कि कल्चर में सुधार आएगा। उसके बाद में जो पुअरिटी है वो कम होते जाएगी और सेव मतलब कि कल्चर भी सेव होगा। अच्छा, इसमें यूज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ताकि बुकिंग हो सके प्रॉपर वे में, हाँ भाई ऐसा है यहाँ पे, आप यहाँ पे रह सकते हैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। दूसरा चीज ये है कि क्लस्टर बने, उसके बाद मार्केटिंग में फायदा होगा क्योंकि लोग जानेंगे अच्छा यहाँ पे एक क्लस्टर है, यहाँ पे इतने लोग काम करते हैं, चलो वहाँ से सीधे ऑनलाइन ऑर्डर करो, फटाफट आ जाएगा। उसके बाद में जो है सो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी किसकी, गांव वालों की। क्यों? क्योंकि जो बाहर के लोग आए हैं तो अपना कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, उससे कुछ सीखेंगे। उसके बाद में जैसे आपका गवर्नेंस मतलब कि जैसे मान लीजिए जो सरकारी ऑफिसर वो परेशान कर रहा है, तो जो बाहर के लोग आएंगे वो पढ़े लिखे हैं, बोले क्या दिक्कत है बाबूजी, ये दिक्कत है, तुरंत अच्छा इसमें फ़ोन किए या इसमें ऐसा कर लो, या खुद ही फॉर्म भर के दे देंगे। तो इससे गवर्नेंस और सुधरेगा, ठीक है। और डिजिटल इंडिया जो ग्राम पंचायत को जोड़ने का जो भारत नेट का प्रोजेक्ट है, अगर ये लागू हो गया और ये सारा चीज चलने लगा तो इंडिया का रूरल इंडिया से भारत सरकार इतना बहुत ज्यादा डेवलप हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान की जरूरत है। इंटीग्रेटेड प्लान है, लागू करने की जरूरत है। लागू करने वाले ही लोग बदमाश हैं, वो लागू नहीं करते हैं। उसके बाद में जो आपका नागार्जुन सागर बांध की बात करें, अभी जो है सो आपका ये आप भारत का मैप हो गया। तो देखिए ये जो है सो आंध्र प्रदेश है, यहाँ से टूट के जो है सो 2014-15 में तेलंगाना बन गया। अब इनके बीच में ही जो है सो इस बांध को लेकर झगड़ा झंझट पैदा हो गया है। तो हमें क्या जानना है कि ये कौन से आंध्र प्रदेश और जो है सो एक देखो यहाँ पे जो है सो आपका नालगोंडा जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसका है, तेलंगाना का है, और गुंटूर जो है सो आंध्र प्रदेश है। इसी डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक बांध है, तो दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गई। हमको उसने ही जानना है, हमें ये कृष्णा रिवर पे ये जानना है। 150 मीटर टॉल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध है, 1969 में कंप्लीट हुआ, 1.6 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हमको ये जानना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मंकी बी वायरस देखो अभी कहाँ पे मिला है, देखो रोग मिलता है, मैक्सिमम रोग मिलता है या तो अफ्रीका में मिलेगा और नहीं तो चाइना मिलेगा। लेकिन चाइना सबसे बड़ा ओरिजिनेटर है क्योंकि वह जो है सो मानव के लिए जो है सो खतरा पैदा करने के लिए और जो है सो आपका डिजीज वारफेयर के लिए जो है सो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहता है, इसलिए उसके यहाँ सबसे ज्यादा जो है सो वायरस मिलते हैं। तो अभी मंकी बी वायरस जो है सो चाइना में मिला है, ठीक है। और यह जो है सो ये केस अभी इसके पहले भी रिपोर्ट किया गया था, लेकिन अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया गया, 1932 में पहले रिपोर्ट किया गया था। अल्फा हेरपस वायरस, इसका नाम याद रखना, ये थोड़ा सा कठिन है तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अल्फा हेरपस वायरस अटैक ऑन द नर्वस सिस्टम पे, आदमी के नर्वस सिस्टम पे यहाँ अटैक करेगा और सुन कर देगा। उसके ट्रांसमिटेड भाई जो डायरेक्ट कांटेक्ट में, जो बंदर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उनसे, जैसे एड्स है बंदर से ही आया है। उसके बाद में इसके लिए वैक्सीन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू भैया, आप लोग जो है सो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। और थैंक यू।